अपना आज का टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। नाउ फर्स्ट थिंग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी एक है और एक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? तो पहले मेरे को ये बताओ आप, पार्टनरशिप का डेफिनेशन एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो अकाउंट्स में भी काम आएगा एंड कॉमर्स वगैरह में है ही अपना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का डेफिनेशन स्टार्ट होता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. हाँ है ना? तो partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Partnership is an abstract term. The moment there is a suppose there is a partnership between A and B. Now suppose C and new partner comes in. तो क्या हो रहा है, पुराना रिलेशन डिसॉल्व हो गया, नया रिलेशन बन गया, नया पार्टनरशिप बन गया। या ए बी सी डी 4 जन पार्टनर है, सी अगर रिटायर हो जाता है तो एक नया पार्टनरशिप बन गया वापस ए बी एंड डी का, दैट इज ऑल्सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनर का डेथ हो गया, अगेन दैट इज ऑल्सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वो तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऑन ऑल दो स्टफ। तो व्हाट इज दिस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब पार्टनरशिप बिजनेस इन एंटायरिटी बंद हो जाना। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंप्लाइज क्लोजर ऑफ द बिजनेस कंप्लीटली, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नाउ जब फर्म कंप्लीटली बंद हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सारा एसेट्स लायबिलिटी सब बेच बाच दो, सारा एसेट्स को बेच दो, सारा लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दो और चलो हरि कीर्तन करने पार्टनर सारे। यार अकाउंटिंग सेंस में एज एन अकाउंटेंट हमारा रोल क्या रहेगा, या हमको क्या समझना है एज एन अकाउंटेंट, एज अकाउंट्स का स्टूडेंट, एज एन अकाउंटेंट वो क्या करना है? डिसोल्यूशन फर्म का मतलब ये होगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारा लेजर अकाउंट्स क्लोज हो जाएगा। लेजर की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज लेजर इज अ किंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर ही मेन होता है। सारा लेजर अकाउंट सब क्लोज हो जाएगा, एक भी लेजर अकाउंट में 1 रुपया का बैलेंस भी नहीं बचना चाहिए। दैट इज फ्रॉम द अकाउंटेंट्स पर्सपेक्टिव। इस चैप्टर में हमको क्या करना है, फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। एक फर्म बंद हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज ए स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या रहेगा, करना क्या है? दिया हुआ रहेगा फर्म का एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन विथ सर्टन ज्ञानबाजी विनीत कि ये एसेट बेच के इतना रुपया मिला, डेटर से इतना पैसा रिकवर हुआ, लायबिलिटीज को, क्रेडिटर्स को इतना पे ऑफ किए, वगैरह वगैरह। पैसा रियलाइज होने का, पैसा पेमेंट होने के बारे में नीचे में इंफॉर्मेशन रहेगा। ये दिया हुआ है, हमको बनाना क्या है? हमने को 3 अकाउंट सिर्फ बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, बैंक और कैश वॉट एवर। एडमिशन, रिटायरमेंट हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। तो यहां बैलेंस शीट तो बनने का चांस ही नहीं है, बिकॉज सब कुछ जब खत्म हो गया तो जीरो बैलेंस बचा, कोई भी लेजर में कोई बैलेंस बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म। हाँ है ना? तो बैलेंस शीट तो बनने से रहा, यहां पे 3 अकाउंट्स बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, डिपेंड करता है बैलेंस शीट में क्या दिया है। सिर्फ ये 3 लेजर के थ्रू हमारी सारी एंट्रीज पास हो जाएगी। तो ये लेजर्स ही एग्जाम में यूजुअली पूछता है, बट इसके लिए हमको जर्नल का नॉलेज होना जरूरी है। कई बार जर्नल एंट्रीज भी पूछ लेता है, एंड ऑब्वियसली मेजर केस में लेजर पूछता है, बट उसके लिए हमको जर्नल का नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर? सो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्रीज नोट करेंगे, दैट पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस का एंट्रीज कैसे होगा। ये समझ में आ गया, दिया हुआ क्या रहेगा, बैलेंस शीट एंड सर्टन एडिशनल इंफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स और सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। उसके लिए हमको जर्नल्स का नॉलेज होना जरूरी है पहले। क्लियर? सो गिवन इन अ कॉपी गिव द हेडिंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हेडिंग दे दो एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन द जर्नल एंट्रीज। जर्नल जब नोट करोगे ना, आई विल प्रेफर यूज 2 कलर पेन्स, कैप्शंस या हेडिंग्स के लिए यूज अ डिफरेंट कलर पेन, एंट्रीज के लिए यूज डिफरेंट कलर पेन। एंट्रीज के बहुत सारे नोट्स भी लिखाएंगे,
तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखो ताकि खुद को बाद में पढ़ने की इच्छा करें, खुद के बच्चे भी पढ़े बाद में तो बोले हाँ मम्मी या पापा आपने अच्छे से पढ़ाई की थी आपने। तो आप भी उनको 2 बात बोलो ना तो बोले नहीं नहीं, आपका कॉपी गंदा रहेगा तो बच्चे भी आपको बोलेंगे ना मम्मी आप खुद कैसे पढ़ते थे बताओ। चलो, सो द फर्स्ट जर्नल एंट्री मतलब फर्स्ट कैप्शन हेडिंग है ट्रांसफर ऑल एसेट्स, ट्रांसफर all assets ब्रैकेट में tangible और intangible, tangible और intangible ब्रैकेट में है, at their book values to the realization account, to the realization account। क्या बोले? ट्रांसफर ऑल एसेट्स, चाहे टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो। कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करना है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया हुआ है। कहाँ ट्रांसफर करने बोले हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब इसका एंट्री नोट करो, इसका एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू sundry assets account। इसका मतलब क्या होगा? इस एक एंट्री से हमारा सारा एसेट अकाउंट क्लोज हो गया, सारा लेजर खत्म हो गया मेरा। क्यों? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, आपने सारे एसेट्स को क्या कर दिया? क्रेडिट। अब वो क्या करना मालूम है? जब आप लेजर बनाओगे तो क्या क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू सन्डे एसेट नहीं लिखेंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू गुडविल, टू डेटर्स, इस तरह से सारा एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देंगे आप। इसका मतलब सारा एसेट अकाउंट एक झटका में, एक एंट्री में सारा लेजर क्लोज हो गया। कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर किया आपने? बैलेंस शीट वाले वैल्यू पे, तो लेजर खत्म हो गया सारे। अब इसके बारे में कुछ एक नोट्स है जो ध्यान में रखने की बातें हैं। नोट्स मतलब इस फर्स्ट एंट्री से रिलेटेड नोट्स लिखा रहा हूं। ये एंट्री नंबर 1 थी, रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट लिख लिए। अब इसका नोट है, तो नोट नंबर ए, कैश और बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस will not be transferred to the realization account। कैश या बैंक बैलेंस को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, फुल स्टॉप। क्यों नहीं ट्रांसफर करेंगे? लॉजिक क्लियर है, क्यों बताओ? कि बैंक अकाउंट बनाना है तो उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, या कैश बैलेंस है तो कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। बताए थे ना क्या अकाउंट बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। तो बैंक के बैलेंस को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बैंक के बैलेंस को बैंक अकाउंट में लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है। क्लियर है? कैश या बैंक बैलेंस विल नॉट बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? नंबर 2, नंबर 2 लिखने से पहले सुन लीजिए, हर एंट्री लिखने से पहले सुनते रहिएगा। एसेट साइड में कभी कभी फिक्टिशियस एसेट्स होता है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है? जो कि एक्चुअल में एसेट नहीं है। पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सब क्या? पुराना पाप, पुराना एक्सपेंसेस या लॉसेस है ये सब। आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब कुछ कर चुके हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह के समझ में अगर पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आता तो क्या करते थे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करते। बोलो यार, कम से कम एक या दो जन बोल रहा, मतलब बाकी लोग क्या पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देते? हाँ या ना? यहाँ भी सेम केस, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, वो कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में मालूम है, अगर नहीं दिया रहे तो इक्वली लेते हैं। ये सब तो नहीं बतानी पड़ेगी ना अभी इस उम्र में आकर के, सचिन भाई, नहीं ना? चलिए नंबर 2 लिखिए, फिक्टिशियस एसेट्स, FICTITIOUS, fictitious assets like debit balance of profit and loss account, comma
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस etc. will not be transferred to the realization account. Full stop. They will be debited to the partner's capital account in their PSR, profit sharing ratio. They'll be debited to the partner's capital account in their profit sharing ratio. कोई शक? Number 3. एसेट साइड में अगर कोई पार्टनर का लोन है, हो सकता है किसी पार्टनर ने फर्म को लोन देके रखा है, सॉरी फर्म ने पार्टनर को लोन देके रखा है। फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया तब ना फर्म के लिए एसेट है वो। अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो फर्म के लिए क्या है, वो एसेट है, वो भी एसेट साइड में रहेगा। पार्टनर का लोन वो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, वो जिस पार्टनर का लोन है उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, डेबिट साइड में। फर्म ने अगर पार्टनर को लोन देके रखा है तो एसेट्स में रहेगा वो, उसको भी रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। जिस पार्टनर का लोन है उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। बात समझो, मैं आपको जर्नलिस्ट लिखाऊंगा, जर्नलिस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये जो बता रहा हूँ ना, इसे पूरा चैप्टर का एक्चुअल कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा इस एक क्लास में। उसके अंदर खाली हमको समझ प्रैक्टिस करना है। तो जितना जो कुछ होता है सब कुछ लिखा दे रहा हूँ आपको मैं, मतलब इसको अगर ढंग से समझ लिए ना एंड 2-4 सम्स प्रैक्टिस हम लोग ऑब्वियसली सारा सम्स प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो 1-2 ही कराऊंगा, बाकी सर होमवर्क ही दूंगा मैं। समझ जाओ मेरी भावनाओं को। लिखिए, थर्ड, लोन गिवन by the firm to a partner will not be transferred to the realization account. Full stop. It will be debited to the capital account of the respective partner. It will be debited to the capital account of the respective partner. ठीक है, नेक्स्ट। अभी तो कई बैलेंस शीट में एसेट्स साइड में डेटर्स है और डेटर्स से लेस पीबीडीडी होता है। पीबीडीडी अकाउंट का बैलेंस हमेशा सेपरेट होता है, पता है आपको? मतलब पीबीडीडी अकाउंट इज एक्चुअली नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पता होना चाहिए आपको। पीबीडीडी अकाउंट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बोलना ये चाहते हैं दैट डेटर्स लेस पीबीडीडी अगर ऐसे ही प्रेजेंट दिया हुआ है, अगर आप रियलाइजेशन के डेबिट में 2 डेटर्स 76,000 लिख दोगे, आपका आंसर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्क्स नहीं मिलेगा। द रीजन बीइंग, डेटर्स अकाउंट का बैलेंस एक्चुअल में 76 नहीं है, डेटर्स का बैलेंस एक्चुअल में 80 है। डेटर्स का लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना है? 80। पीबीडीडी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। सो अगर आप रियलाइजेशन में 2 डेटर्स 76,000 लिखते हैं तो इसका मतलब आपका डेटर्स अकाउंट में 4,000 का डेबिट बैलेंस रह जाएगा और पीबीडीडी अकाउंट में 4,000 का क्रेडिट बैलेंस रह जाएगा, वो क्लोज नहीं हो रहा है। सम्स भले ही मैच हो जाए आपका, बट एज एन अकाउंटेंट आप गलत है, बिकॉज आपका लेजर अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा है एंड डिसोल्यूशन प्रोसेस में आपका टारगेट है सारा लेजर अकाउंट को खत्म कर देना है। एक और चीज, फर्नीचर 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 5,000, आउटर कॉलम कितना आया? 45।
वहीं एक और आइटम है प्लांट एंड मशीनरी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000, आउटर कॉलम में 60। आप डिफरेंस समझने की कोशिश करो आप। फर्नीचर रियलाइजेशन में 45 जाएगा बिकॉज डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, फर्नीचर का लेजर बैलेंस इज 45। बट अगर प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 है, इसका आपको पता है, आपको याद है बताया हुआ है दैट जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब होता है तो एसेट का लेजर बैलेंस हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का लेजर बैलेंस इज 1 लाख डेबिट बैलेंस एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस है 40,000। हाँ या ना, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इन दिस केस अगर आप 2 प्लांट एंड मशीनरी 60,000 ट्रांसफर करेंगे, आपका आंसर तो मैच हो जाएगा बट मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। लॉजिक इज वेरी क्लियर अगेन कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में 40 का बैलेंस पड़ा रहेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 40 का बैलेंस पड़ा रहेगा। हाँ या ना, 40 का बैलेंस पड़ा रहेगा अगर आप 60 ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट बैलेंस 40, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट बैलेंस 40 पड़ा रहेगा। सो होना क्या चाहिए, डेटर्स एंड पीबीडीडी जब रहे या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब रहे तो ग्रॉस वैल्यू रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर होगा एंड पीबीडीडी या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में पीबीडीडी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। अगर ऐसा होगा तो ये पॉइंट क्लियर है? लिखो नोट नंबर, चौथा नोट है, नोट नंबर डी है वॉट एवर। फर्नीचर 45,000 ही जाएगा, बिल्कुल फर्नीचर 45,000 ही जाएगा। इफ देयर इज पीबीडीडी, पीबीडीडी का फुल फॉर्म नहीं लिखा रहा हूं मैं, यू नो दैट वेरी वेल, कॉमा डेटर्स विल बी ट्रांसफर्ड, debtors will be transferred to the realization account debit side at their gross value and PBDD would be transferred to the credit side of the realization account, transfer to the credit side of the realization account, full stop. Similarly, if there is accumulated depreciation on fixed assets, comma, the fixed assets would be transferred at their gross value to the debit side of realization account and accumulated depreciation would be transferred to the credit side of the realization account. Clear? अब वहीं पे ये इलस्ट्रेशन जो मैंने छोटा सा ड्रॉ किया है ना, ये पूरा नोट कर लेना आप। बैलेंस शीट के साथ ये रियलाइजेशन अकाउंट भी छोटा सा ड्रॉ कर लो वहीं पे ही। ये टॉपिक देखा जाए ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक यही है। न यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का झमेला, न गेनिंग रेशियो निकालने का झमेला, न वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो सारा मेथड्स, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज ऑन ऑल दो कैपिटलाइजेशन, न यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कुछ नहीं है। तो मोस्ट इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर्स। क्लियर ना? एक या दो नोट्स के लिए स्पेस छोड़ दो आप। अब आगेगा नेक्स्ट एंट्री नंबर 2।
सेकेंड एंट्री लिखेंगे अब अपने। हमने पहला एंट्री क्या पास किया अभी तक कि ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू द रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, हाँ है ना, एक एंट्री की है। इस एक एंट्री में हमारा एसेट साइड पूरा खत्म, एसेट साइड का पूरा डिस्कशन हो गया, ऑल इफ्स एंड बट्स। कमिंग टू नंबर 2, ट्रांसफर ऑल external liabilities, transfer all external liabilities to the realization account at their book values. मेक श्योर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के बारे में लिखा। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होती है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, ये सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं। इनको क्या बोले, कहाँ ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन में। तो लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है तो लाइबिलिटी अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन। एंट्री नोट कीजिए आप, एंट्री का ब्रेकअप नोट करेंगे, लिखिएगा, लिखोगे sundry creditors account debit, sundry creditors account debit, bills payable account debit, outstanding expenses account debit, pre-received incomes account debit, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। अपने मन से कुछ और एक्स्ट्रा ऐड मत करिए, जो जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर? तो रियलाइजेशन में किधर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय बैंक लोन, ये सब कुछ आ जाएगा। नोट्स लिखिए, बिना नोट के बिना हमारे इंडिया में कुछ नहीं होता, नोट चाहिए सब जगह। नोट लिखिए, नोट नंबर ए, इसी का नोट, अब इसका नोट नंबर ए। बैंक, अच्छा पहले सुन लो, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर होगा वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ नेगेटिव बैलेंस इन द बैंक, तो बैंक अकाउंट बनाएंगे उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। सो बैंक ओवरड्राफ्ट will not be transferred to the realization account. Bank overdraft will not be transferred to the realization account. I think logic is clear, क्यों नहीं ट्रांसफर होगा? नंबर 2, लायबिलिटीज साइड में पार्टनर का लोन भी होता है ना। फर्म ने अगर पार्टनर से लोन लेके रखा है तो वो लायबिलिटी होता है। पार्टनर का लोन की बात कर रहा हूं मैं, प्लीज रिमेंबर। बहुत बार क्या रहेगा, ए और बी पार्टनर है बट लायबिलिटीज में मिसेस एज लोन है, तो मिसेस एज एन आउटसाइडर, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो वो ऊपर वाले एंट्री में आ जाएगा, मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा वो। तो मैं उसकी बात नहीं कर, मैं बोल रहा हूं पार्टनर का लोन। फर्म ने अगर पार्टनर से लोन लेके रखा है उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी से ट्रीट नहीं करते, उसको डायरेक्टली पे ऑफ कर दिया जाता है बैंक से, उसका डायरेक्ट पेमेंट का एंट्री, मतलब पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, क्योंकि हम लोग पीस में हम लोग डिसोल्यूशन ऑन द सेम डेट करते हैं सारा, ठीक है। तो पार्टनर का लोन डायरेक्टली बैंक से पे ऑफ हो जाएगा, क्लियर। बट अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है, पार्टनर के भाई का लोन है, पार्टनर के बापू का लोन है, माँ का लोन है, तो वो आउटसाइडर है। तो जैसे रियलाइजेशन के क्रेडिट है बाकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, तो ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी ही है, ठीक है। सो नोट नंबर 2 लिखिए, लोन टेकन by the firm
loan taken by the firm from a partner will not be transferred to the realization account. Full stop. It will be paid off directly. It will be paid off directly. कोई दिक्कत? उसको डायरेक्टली पे ऑफ कर दिया जाएगा. नेक्स्ट, तो उसका एंट्री भी नोट कर लो नीचे. पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसका एंट्री क्या होगा वो भी नोट कर लो. पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड में एसेट्स के अगेंस्ट क्रिएट किया हुआ रिजर्व्स भी होता है, रिजर्व या फंड. कोई एसेट के अगेंस्ट में कोई रिजर्व फंड क्रिएट किया हुआ है. एक बहुत कॉमन नाम है जो बहुत सुना हुआ था. कोई एसेट के अगेंस्ट में कोई रिजर्व या फंड क्रिएट किया हुआ जो लायबिलिटी साइड में दिखाई देता है. कोई कॉमन नाम एडमिशन में बहुत बार आया है, रिटायरमेंट में भी आया है. हाँ बोलिए. कोई फंड है जो किसी एसेट के अगेंस्ट में क्रिएट किया हुआ लायबिलिटी साइड में कभी कभार प्रकट होता है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ऐसा कोई भी रिजर्व है वो भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा एज गुड एज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी. लिखिए, एनी रिजर्व ऑब्लिक फंड, एनी रिजर्व ऑब्लिक फंड created against an asset will be transferred to the credit side of the realization account. Credit side of the realization account. कोई दिक्कत नहीं. लायबिलिटी साइड में एक और आइटम होता है वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड. उसके बारे में याद होगा कि मान लो फंड अगर 10,000 है एंड उसके अगेंस्ट में अगर लायबिलिटी 6,000 है तो बाकी 4,000 हम लोग एडमिशन के चैप्टर में क्या करते थे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. बाकी का वॉज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी. याद आया? चलिए लिखिए, रिगार्डिंग वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड, regarding workmen's compensation fund, there can be the following situations. There can be the following situations. Number one, there is no additional information with respect to workmen's compensation reserve a claim. There is no additional information with respect to workmen's compensation claim. अंडरलाइन कर देना इसको. तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा? अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगे? सोचिए एक बार. ये पूरा फंड है, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा. अगर कोई एक्सटर्नल कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा. एंड अगर नीचे लिख दो, इन दिस केस द एंटायर WCR, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व या फंड, वॉट एवर, WCF या WCR, in this case the entire WCF will be distributed
among the partners in their PSR. कोई दिक्कत नहीं. Next, number 2, second situation, right? If the amount of claim on account of WCR on account of workman's compensation कर दो, on account of workman's compensation, the amount of claim on account of workman's compensation is less than the amount of workman's compensation fund. Bracket में कर लो. For example, WCF in the balance sheet is 20,000, whereas the claim on account of workman's compensation is rupees 8,000. ब्रैकेट क्लोज. तो शायद साफ समझ में आ रहा है कि वर्कमैन्स का क्लेम अगर 8,000 है तो उस 8,000 को तो एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रीट करना है, तो वो 8,000 तो आ जाएगा रियलाइजेशन में. बाकी का जो 12,000 एक्स्ट्रा फंड है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. $8,000 अलग अलग लिखेंगे, 2 एंट्री अलग लिखाऊंगा एकदम. टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,000. क्लियर. फिर एक और एंट्री, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000. वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट या रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 12,000. कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बातें? श्योर है? नेक्स्ट. अब देखो, आप सोच के लायबिलिटी साइड में और क्या बचा. कैपिटल अकाउंट बचा. कैपिटल अकाउंट कहाँ आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. और बचा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या खाली रिजर्व. वो पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में पीएसआर में डिवाइड हो जाएगा, और तो कुछ बचा नहीं. सबसे पहला हमारा काम होता है बैलेंस शीट का सारा आइटम का पोस्टिंग कर देना, या रियलाइजेशन में या पार्टनर्स कैपिटल में या बैंक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी है. मतलब सबसे पहला काम स्टूडेंट होता है बैलेंस शीट का पूरा पोस्टिंग. ये फर्स्ट 2 एंट्री में डिस्कस कर लिए. क्लियर. अब नंबर 3. नंबर 2 क्या थे? 1-2 लाइन का स्पेस छोड़ देना, खाली 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ देना. कुछ बाद में मन में आया तो लिखा दूंगा. थर्ड एंट्री के बाद स्पेस छोड़ दो. थर्ड एंट्री, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स ब्रैकेट में इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड एसेट. फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स ब्रैकेट में इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड एसेट. ब्रैकेट में क्या? इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड एसेट. रियलाइजेशन का मतलब बेच के पैसा मिला. एसेट जो बैलेंस में रिकॉर्डेड है वो, या हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है. मतलब बैलेंस शीट के बाहर में लिख दिया कि एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था या अनरिकॉर्डेड मोटर कार है, उसको भी बेचे हैं. अब अनरिकॉर्डेड का मतलब हो ही सकता है यार आपने कोई मोटर कार खरीदी थी आज से 12-13 साल पहले, एंड उसके ऊपर आप 10% स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे. 10% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करेंगे,
10 साल में वैल्यू 0 हो जाएगा एसेट का, बट एसेट फिजिकली तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। आज ये मोटर कार चलती है, बीच में धक्का देना पड़ता है, बात अलग, बट चलती है। तो फर्म जब बंद कर रहा है बेच के, कुछ तो पैसा मिलेगा, अनकरेंट एसेट। आप एक बार सोचो, एसेट अकाउंट कुछ बचा ही नहीं आपके पास, सारा तो आपने रियलाइजेशन के डेबिट में पहला एंटर में खत्म कर दिया था। आपके पास 3 ही लेजर है, कौन कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। ये 3 के थ्रू सारी एंट्रीज पास होनी है अब आपकी। तो एसेट बेच के जो पैसा मिल रहा है, क्या एंट्री पास होगा? पैसा आ रहा है तो बैंक तो डेबिट होना ही है। क्रेडिट कौन होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस का भी अलग से कोई एंट्री पास नहीं होता है। जितना में बेचे, जो पैसा मिला उतना का ही एंट्री पास होगा। क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चलिए एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये प्रॉफिट लॉस एंट्री क्यों नहीं होगा? एक्चुअल में रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है ना, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा दैट इज प्रॉफिट और लॉस, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता था। ठीक है, कोई प्लांट एंड मशीनरी है 50,000 बुक वैल्यू, आपने रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दिया 50,000। अब मान लो नीचे इन्फॉर्मेशन देते हैं इट वॉज सोल्ड फॉर 40,000, या नीचे घुमा के लिखते इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000, 40 में बेचे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेबिट में 50,000 आ गया पहले ही। अब आप बाई बैंक कितना करोगे? मैंने क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बाई बैंक कितना लिखोगे अब? 40। तब सोच के देखो, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में 50, क्रेडिट में 40, ऑटोमेटिकली 10,000 का डेबिट आ रहा है कि नहीं? ऑटोमेटिकली 10,000 लॉस आ रहा है कि नहीं? इसीलिए प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का अलग से कोई एंट्री पास नहीं होता है। नीचे लिख लीजिए नोट, नो सेपरेट एंट्री विल बी पास्ड, नो सेपरेट एंट्री विल बी पास्ड फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। नेक्स्ट नंबर 4, नोट नहीं, इतना नोट का आदत नहीं डालना चाहिए इसे। फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ब्रैकेट में इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ब्रैकेट में इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए, हाँ या ना? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें भी वही सेम केस, कम पेमेंट कर रहे हैं, बेसी पेमेंट कर रहे हैं, उसका अलग से कोई मतलब नहीं, जितना रुपया का पेमेंट हो रहा है उतना से एंट्री पास हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्लियर? नेक्स्ट नंबर 5, फॉर एसेट ब्रैकेट में इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड एसेट taken over by a partner, for asset bracket में including unrecorded asset taken over by a partner। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर कर ले रहा है, मतलब बोला इसको हम ले जाएंगे, इसको बेचना नहीं है, इसको हम अपने घर ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप घर लेके जा रहे हो भैया, उसका हिसाब तो करना पड़ेगा, उसका पैसा तो कुछ होगा। क्या एंट्री पास होगा उसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री, फॉर लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी को टेक ओवर कर ले रहा है तो क्या एंट्री पास होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई पार्टनर बोला है इस लायबिलिटी को हम पे ऑफ कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका कैपिटल उतने पैसे बढ़ जाएगा।
realization account debit to partner's capital account. Next, for realization expenses, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के केस में बहुत सारा डिफरेंट सिचुएशंस हो सकता है। तो इस 7 नंबर एंट्री के कई सारे बच्चे पैदा होंगे। 7A, इसे कई सारे बच्चे हैं। 7A, if paid by the firm, if realization expenses firm pay, अकाउंट होती नहीं आपके पास, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, चलिए एंट्री लिखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट 7 का B, if paid by a partner on behalf of the firm, if paid by a partner on behalf of the firm, क्या पास हुआ? if paid by a partner on behalf of the firm, तो फर्म के लिए तो फर्म के लिए खर्चा ही है, तो रियलाइजेशन में तो डेबिट होगा ही, बैंक क्रेडिट नहीं होकर क्या हो जाएगा, जो पार्टनर पे कर रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले फॉर्म पे कर रहा था तब क्या एंट्री पास हो रहा था रियलाइजेशन बैंक, और अभी फॉर्म के पे पार्टनर पे कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर पे कर रहा है क्रेडिट कर रहे हैं। क्या कोई दिक्कत? if the realization expenses were agreed to be borne, B-O-R-N-E, we agreed to be borne, B-O-R-N-E, borne by the partner, if the realization expenses were borne by a partner and borne by a partner and he himself pays it, and he himself pays it। क्या मतलब कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक पार्टनर को पे करना था एंड वो खुद ही पे कर रहा है, एक पार्टनर को बेयर करना था, मतलब बात हो गया ये खर्चा है तुम बेयर करोगे, एंड वो खुद ही पे कर रहा है। तो फर्म के बुक्स में कोई एंट्री का मतलब ही नहीं, कोई एंट्री पास नहीं होगा, बिकॉज वो खर्चा उस पार्टनर को खुद को बेयर करना था, मतलब फर्म के लिए खर्चा है ही नहीं वो, एंड पेमेंट भी वो खुद ही कर रहा है, तो मतलब ही नहीं है ना, फिर नो एंट्री। समझ में आ रहा है रीजन? नेक्स्ट, इफ the realization expenses were agreed to be borne by a partner but are paid by the firm, but are paid by the firm,
अब इसका आप लोग सोचिए, बहुत देर से इंटरेस्ट मैं बोल रहा हूँ, सोचिए अब इसका क्या होगा। दैट्स वंडरफुल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि एज इफ पार्टनर के बिहाफ में फर्म ने पे किया है, पार्टनर का पर्सनल खर्चा ही है, बिकॉज पार्टनर को बेयर करना था, बट पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म पे कर रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, चलो एंट्री पास कर दो उसका भी। नेक्स्ट, 5 बच्चे हैं इसके, एक और बच्चा पैदा होगा, लिखो। नंबर 5, if a partner is entitled to some remuneration for handling if a partner is entitled to some remuneration for handling the dissolution process. हो सकता है दैट कोई पार्टनर को फर्म से कुछ रेम्यूनरेशन मिलना हो डिसोल्यूशन का काम को हैंडल करने के लिए। हो सकता है 3 पार्टनर है, उसमें से ए और सी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब वो लोग अपना काम में लगा हुआ है, बी को बोला यार तू संभाल ले, तो बी को कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, तो फर्म एक पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, आपने अप्रोप्रिएशन किया है, फर्म पार्टनर को सैलरी देता है, कमीशन देता है। हाँ, पीएल अप्रो में भी होता था, तो यहाँ सोचिए क्या एंट्री पास होगा। करेक्ट, अब आप डिसोल्यूशन के अंदर घुस गए पूरा, अब डिसोल्यूशन का माहौल बन गया है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अब दिमाग का बत्ती जल रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, और बच्चे नहीं, 5 बच्चे हैं, बहुत हैं। नंबर 8, अभी बताओ आपको मैंने अभी लेक्चर के दौरान क्या बताया, दैट रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, कौन सा अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट है। तो इसका अब जो डिफरेंस सब कुछ होने के बाद जो डिफरेंस बचेगा वो क्या है, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। लेकिन नंबर 8, द बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज profit or loss and should be transferred to the partner's capital account in the PSR। क्या, अब डैश से दोनों एंट्री लिख लो। इन केस ऑफ प्रॉफिट अंडरलाइन करके उसका एंट्री लिख लेंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, करेक्ट। इन केस ऑफ प्रॉफिट द एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इन केस ऑफ लॉस क्या होगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इन केस ऑफ लॉस एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट देखो, अपना ओपन कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक, तो खुला हुआ है, बाकी तो सारा अकाउंट क्लोज हो गया अपना, हाँ है ना। एसेट लायबिलिटी सारा सा पहले खत्म हो चुका था, 3 तो अकाउंट चल रहा था, रियलाइजेशन को हम लोग खत्म कर दिए, अब बचा पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा, जिसका डेबिट बचे, क्रेडिट बचे, ए बी सी मान लो 3 पार्टनर है, कोई का डेबिट साइड बचा है, कोई का क्रेडिट साइड बचा है, जो बैलेंस बचा उसको बैंक में डाल दो, बैंक का दोनों साइड मैच हो जाएगा, मैच हो गया तो यो सम्स मैच। एंड अगर मैच नहीं किया ना, तो जिसका मैच नहीं, उससे बड़ा डैश प्राणी इस दुनिया में नहीं है।
कि बहुत सिंपल सा बात है, बैलेंस शीट के पहले पूरा पोस्टिंग करना है, फिर सारे एंट्रीज का डबल इफेक्ट देते जाना है। उसके बावजूद अगर दोनों साइड मैच नहीं करना ना तो चुल्लू पढ़ने के डूब मरना। लिखिए नंबर 9, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट will be transferred to the bank account and the bank account will tally itself and the bank account will tally itself। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब कुछ एक और नोट्स लिख लीजिए, चाहिए। एक बात सुनो, हो सकता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई एसेट है, फर्नीचर, जिसके बारे में नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं था कि उसको बेच के कितना रुपया मिला या उसको पार्टनर टेक ओवर कर लिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप तो नीचे का पहले पढ़ते नहीं, पहले तो आपको पूरा ट्रांसफर कर देना रिलेशन डेबिट में, वो तो आपने कर ही दिया था। अब नीचे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप भी कुछ नहीं करो, ट्रांसफर तो कर ही दियो। मतलब हम लोग मान लेंगे वो एसेट वर्थलेस था, बेकार था, बुक्स में भली वैल्यू था, उसको कबाड़ी भी लेके नहीं गया, बोले बाबू आप ही रखो, मतलब बेचे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन द सेम रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ लायबिलिटीज। सपोज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 2-3 लायबिलिटी है और एक लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है नीचे, आप उसको बेकार मत समझ लेना, ईमानदारी के साथ ऊपर जाकर जवाब देना होता है। लायबिलिटी है मतलब किसी पैसा लिया हुआ है, देना बाकी है, तो उसके बारे में नीचे नहीं इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है दैट कितना में पेमेंट किए या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लिया, तो आप उसका पेमेंट कर देना। मतलब क्वेश्चन में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है तो भी पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब डिविजन का सम सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा मालूम है? देखो कोई भी चैप्टर में ना प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। हम लोग जो इतने दिन से जो क्लासेस कर रहे हैं लास्ट 2 साल से मेरे साथ, चैप्टर सीखना बड़ा बात नहीं है, सम सॉल्व हो जाना बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात होता है जब टाइम के अंदर में सॉल्व करना। अपने उस पर काम करते हैं, मालूम है ना, हर चैप्टर हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक पे काम करते हैं, दैट ऐसा टेक्निक एक बार में मैच हो जाए, राइट आंसर है। तो पहला काम क्या होता है, बैलेंस शीट का लाइन से जितना आइटम है उनको लाइन से पोस्ट कर दो, जो जहां जाना चाहिए, रियलाइजेशन में, पार्टनर्स कैपिटल में या कैश बैंक में। लायबिलिटी साइड के भी सारे आइटम्स को पोस्ट कर दो, एसेट लायबिलिटीज को सबको पोस्ट, मतलब बैलेंस शीट के एक भी आइटम को छोड़ना नहीं है। दूसरा स्टेप है नीचे का इंफॉर्मेशन को पढ़ना है एंड उसका डबल इफेक्ट देते जाना है, सारा एंट्री डिस्कस कर चुका हूं। तीसरा है सब कुछ होने के बाद एक बार लायबिलिटी साइड के अंदर झांक के देख लो दैट कोई ऐसी एक्सटर्नल लायबिलिटी रह गई क्या जिसका पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। अगर है चुपचाप उसका पेमेंट करो पहले। अब बात समझो, अगर पेमेंट नहीं करोगे ना तो भी मैच हो जाएगा, मैच तो नहीं है, बिकॉज पेमेंट नहीं करोगे तो डबल इफेक्ट नहीं किया आपने। पेमेंट करने तो क्या करना है, रियलाइजेशन टू बैंक करना है। अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया तो भी ये तो हो जाएगा, यस मेरा बैंक अकाउंट मैच हो गया, बट नंबर कम आएगा, तब गाली दोगे, बेटा एग्जामिनर लोग गड़बड़ करता है, उसको दे दिया मेरे को नहीं दिया। आपका रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस डिफरेंट आएगा, बट हमको एग्जाम में प्रॉफिट लॉस थोड़ी पता होता है। एग्जाम में मेरा सेंस राइट है कैसे पता चलेगा, जब मेरा बैंक अकाउंट दोनों मैच हो जाएगा। आप कोई लायबिलिटी का पेमेंट नहीं भी करोगे तो भी तो मैच हो जाएगा यार, बट मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। समझ में आया? नोट लिखो, नोट नंबर 1, इफ nothing is mentioned, if nothing is mentioned with respect to realization of an asset, if nothing is mentioned with respect to realization of an asset, comma, we will assume that the asset was worthless and nothing could be realized out of it. Full stop. Nothing could be realized out of it.
however, if nothing is mentioned with respect to settlement of a liability comma, the liability will have to be paid off, the liability will have to be paid off at the book value. कोई शक? समझ में आ गया? कभी भी क्वेश्चन में रहेगा दैट किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट किसी एसेट को दे दिए इन फुल सेटलमेंट, कोई एंट्री पास नहीं होगा, कोई एंट्री पास नहीं होगा। कोई लायबिलिटी के अगेंस्ट किसी एसेट को दे दिए इन फुल सेटलमेंट, तो भले ही लायबिलिटी ज़्यादा थी या एसेट का वैल्यू ज़्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, कोई एंट्री पास नहीं होगा। क्लियर? नोट नंबर 2, इफ an asset is given away, is given, if an asset is given in settlement of a liability, no entry will be passed. Yeah.